कोयला आवंटन घोटाले में आरोपी बनाए गए मनमोहन सिंह ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। सिंह ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। आपको बता दें कि ओडिशा में 2005 में तालाबीरा 2 कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े कोयला घोटाले के एक मामले में विशेष अदालत ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और 5 अन्य को आरोपी के तौर पर समन जारी किया था। उन्हें 8 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा गया था। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने आईपीसी की धाराओं 120B और 409 और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत 6 आरोपियों को कथित अपराधों के लिए समन दिया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को 27 मार्च को उनके घर जाकर भारत रत्न से सम्मानित करेंगे। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति ने वाजपेयी के यहां कृष्ण मेनन मार्ग स्थित सरकारी आवास पर जाकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का आग्रह स्वीकार किया है। वाजपेयी काफी दिनों से अस्वस्थ हैं और उन्हें चलने फिरने में कठिनाई होती है। पिछले साल दिसंबर में वाजपेयी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। वहीं केंद्र सरकार 30 मार्च को शिक्षाविद और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय के परिवार को भारत रत्न प्रदान करेगी। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र हंगामे के साथ खत्म हुआ। सत्र के अंतिम दिन प्रमोशनल कोटे के तहत अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दी गई। ये जानकारी शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने सदन में दी। साथ ही उन्होंने बताया कि 129 उर्दू टीचर्स की भर्ती की जाएगी। वहीं विधानसभा स्पीकर कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि इस सत्र में 13 बैठकें हुई। साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों के सहयोग को भी सराहा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भूमि अधिग्रहण के विधेयक को लेकर विरोध कर रहे विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल में कई खामियां हैं। गोहाना के बिलबिलान गांव में सुसाइड कर चुकी रेप पीड़िता नाबालिग और परिवार के पलायन का मुद्दा गर्माता जा रहा है। मामले में दिल्ली एससी आयोग ने बिलबिलान के एसपी, डीसी, एसएचओ और सीएमओ को तलब किया। इस दौरान गांव के लोग भी मौजूद रहे। आयोग ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए प्राथमिक तौर पर पुलिस की लापरवाही की बात कही है। आयोग के सदस्य ईश्वर सिंह की माने तो अगर समय पर पुलिस हरकत में आती तो नाबालिग की जान बच सकती थी। फिलहाल पूरे मामले की जांच के लिए एससी आयोग ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करने की बात कही है। इस निष्कर्ष पे हम पहुंचे हैं कि एक कमेटी बना दी जाए और मैंने कमेटी बनाई है। वो जो कमेटी है उसके अंदर चेयरमैन होंगे डीसी और क्राइम ब्रांच का हमारे डीजीपी है, उसका एक वहाँ से हमने कहा कि एसपी रैंक का आदमी जो और एक विजिलेंस का 3 आदमी इसकी करेंगे। 2 हफ्ते के अंदर हमने इसकी कमेटी की रिपोर्ट आएगी ताकि उसमें असलियत का पता लग जाए। चंडीगढ़ पंजाब को देने के मुद्दे पर आज राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सरकार इस पर फैसला लेगी। राव इंद्रजीत ने कहा कि अगर हमें पानी दे दिया जाए और हिंदी भाषी क्षेत्र दे दिए जाएं, तो फिर चंडीगढ़ छोड़ देंगे और अपनी राजधानी अलग बना लेंगे। वहीं जाट आरक्षण मामले पर उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट के फैसले का सम्मान कर। जाट आरक्षण के मुद्दे पर चंडीगढ़ में खाप प्रतिनिधि से सीएम खट्टर से मुलाकात करेंगे। हरियाणा के हर जिले के खाप प्रतिनिधि की मुलाकात सीएम खट्टर से होगी। दहिया खाप के प्रधान सुरेंद्र दहिया ने कहा कि जाट आरक्षण को लेकर वो अपना आंदोलन तेज करेंगे। जाट प्रतिनिधि देश भर से 23 जाट सांसदों के घर का घेराव भी कर सकते हैं। इसका फैसला कल की बैठक के बाद लिया जाएगा। हिसार के जाट धर्मशाला में जाट आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में हुई इस बैठक में जाटों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई। इस दौरान जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा कि राज्यसभा सांसद कुमारी सैलजा शुरू से जाटों के आरक्षण के खिलाफ रही है। यही कारण है कि एनसीबीसी कमीशन में उन लोगों को जगह दी गई जो उनके चहेते थे। इन लोगों ने जाटों की रिपोर्ट सही ढंग से कोर्ट में पेश नहीं की। सिरसा में भूमि अधिग्रहण और विकास के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ता लघु सचिवालय जाकर उन्होंने डीसी को ज्ञापन सौंपा। कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने एक बार फिर से किसानों के मुद्दे पर पूर्व हुड्डा सरकार को घेरा। कृषि मंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार के करने का फल अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है।
चुनाव से पहले किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और पूर्व हुड्डा सरकार के सामने खेती और किसानों के मुद्दों को उठाने वाले वर्तमान कृषि मंत्री ओपी धनखड़ की अब रातों की नींद उठ चुकी है। ये कहना है खुद ओपी धनखड़ का। अब उनका समय केवल उनका ही नहीं रह गया। हरियाणा सरकार में गरमाए किसानों और जाट आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए कृषि मंत्री ने पूरा दोष पूर्व यूपीए सरकार को दिया। किसान खुद ब्रांड के रूप में उभरे हैं। पहली बार गुड़गांव में किसानों की स्थिति सुधरी। इसके साथ ही सरकार किसानों की उन्नति के लिए पूरी कोशिश कर रही है। फिलहाल कृषि मंत्री बेशक किसानों की खुशहाली की बात बोल रहे हैं, लेकिन ओलावृष्टि और भूमि अधिग्रहण की आग में जल रहे किसानों की स्थिति प्रदेश में किसी से छुपी नहीं है। हिसार के कैमरी गांव में निर्माणाधीन चर्च में हुई तोड़फोड़ के मामले में हिंदू महासभा ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। गांव में चर्च के निर्माण करने वाले पादरी सुभाष के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मपाल सिवाच ने कहा कि इस मामले को लेकर हिंदू महासभा के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, इससे पहले इस चर्च में हनुमान जी की प्रतिमा को लेकर भी विवाद हुआ था। अटेली नगर पालिका के चेयरमैन का अविश्वास प्रस्ताव 9 और 2 से पास हो गया। नगर पालिका चेयरमैन सुमन गोयल चेयरमैन पद से मुक्त हो गई। नए चेयरमैन के चुनाव की तिथि तय की जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव में चेयरमैन के पक्ष में केवल 1 मत मिला, जबकि उनके खिलाफ 9 मत डाले गए। मतदान गुप्त रूप से किया गया था। अगले चेयरमैन की चुनावी तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। आपको बता दें कि शहर में काम न होने से नाराज पार्षदों ने अविश्वास के पक्ष में मतदान किया। पार्षदों की बैठक में अगले चेयरमैन के नाम का भी ऐलान हो सकता है। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipments approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, plot number 34, Gurgaon, Haryana. डबवाली सिटी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने शहर में ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जब एक बंद बड़ी मिल में रेड मारी तो 6 सट्टेबाजों को दबोच लिया। पकड़े गए सभी लोग डबवाली के ही रहने वाले हैं। पहल के ओबरा गांव में किसान राजस्वी पटवारी की कार्यप्रणाली से बेहद परेशान हैं। ग्रामीणों को महीनों से अपने इंतकाल और दूसरे कार्यों के लिए भी पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, लेकिन पटवारी को न तो ग्रामीणों की परवाह है और न ही विभाग के उच्च अधिकारियों की। पटवारी के खिलाफ टोल फ्री नंबर पर भी शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पटवारी की शिकायत को लेकर ग्रामीणों ने अब नायब तहसीलदार से मुलाकात की और उप मंडलाधीश को टेलीफोन कर इसकी जानकारी दी गई। नायब तहसीलदार ने ग्रामीणों को सोमवार तक समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। रतिया के जल्लापुर गांव में आरोही मॉडल स्कूल इमारत के निर्माण में घटिया सामग्री के आरोपों की हरियाणा न्यूज पर खबर प्रमुखता से उठाए जाने के बाद आखिरकार प्रशासन हरकत में आ गया। एसडीएम ने स्कूल का निरीक्षण कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। स्कूल की यह शानदार इमारत रतिया स्थित आरोही मॉडल स्कूल की है। इसकी बाहरी खूबसूरती भले ही लोगों को आकर्षित कर रही है, लेकिन ये इमारत आपके बच्चों के लिए कतई सुरक्षित नहीं है। घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर खड़ी हुई इस इमारत की खबर हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन की नींद ऐसी टूटी कि आनन फानन में कार्रवाई करते हुए एसडीएम साहब इमारत का निरीक्षण करने पहुंच गए और निरीक्षण के दौरान उन्हें भी इस इमारत में कई खामियां नजर आई। यहाँ का मुआयना किया है तो प्रथम दृष्टि में इसमें लगता है कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है
तो हमने ठेकेदार को निर्देश दिया है कि वो अच्छा क्वालिटी का सामान लगा के इसको लिपाई की जहाँ भी शिकायत है कमेटी के लोगों को साथ लेके सबकी संतुष्टि के अनुसार कार्य करे। इसने हाँ भी भरी है, ये करेगा। और इसके साथ साथ हम डीसी साहब को लिख रहे हैं कि जब तक कार्य संतोषजनक ना हो तब तक इनकी पेमेंट होनी चाहिए। प्रदेश और केंद्र सरकार के संयुक्त परियोजना के तहत गांव जल्लोपुर में 4 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से इस स्कूल का निर्माण कराया जा रहा है। इस स्कूल के निर्माण का कार्य आधे से भी ज्यादा पूरा हो चुका है और प्रशासन की ओर से एक बार भी इसका जायजा नहीं लिया गया। लोगों के भड़कने पर जब हरियाणा न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो सारा सच कैमरे में कैद हो गया। बिल्डिंग का तो जो स्ट्रक्चर है बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे हम तो अगर स्कूल मैनेजमेंट से यहाँ बच्चों को भेजने के लिए कहा जाएगा तो स्कूल मैनेजमेंट बच्चों को यहाँ नहीं भेजेगी। कारण क्या है? कारण यहाँ पे ऊपर छतें हैं, प्लस्तर है, नीचे गिर रहा है, साइडों में जो सिस्टम बना हुआ है सारा वो नीचे गिर रहा है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है इसकी एक तो जांच करवाई जाए, इसका जो मटेरियल है जो सिस्टम गलत हुआ है उसको सारा दोबारा से इसको सेट करवाया जाए। सच की तस्वीरें तो सामने आ चुकी है। चंद पैसों के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे इन ठेकेदारों के खिलाफ अब प्रशासन क्या ठोस कार्रवाई करता है, ये देखना होगा। निजी स्कूलों की मनमानी पर अब जल्द ही शिकंजा कसने वाला है। शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूल को एक संतुलित दायरे में रखने के लिए एक सूची तैयार की है। बच्चों की हर साल लगने वाली एडमिशन फीस पर रोक लगाई गई। जरूरतमंदों को दाखिला देने के आदेश दिए गए। एनसीईआरटी पुस्तकें पढ़ाने के आदेश दिए गए। विद्यालय की ओर से फीस की रसीद को अनिवार्य कर दिया गया। हेल्पलाइन भी जारी की जाएगी। कोई भी अभिभावक हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी समस्या के बारे में अवगत करवा सकेगा। फीस के विवरण सूचना पट पर लगाए जाने के आदेश दिए गए। विद्यालय में सभी अध्यापक विभागीय नियम के मुताबिक प्रशिक्षित होने चाहिए। नियमों के अनुसार एक कक्षा में 40 से ज्यादा विद्यार्थी न बैठाए जाएं। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की बात भी कही गई। शिक्षा सहयोग संगठन के प्रधान ब्रिज परमार ने बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से जो नियम जारी किए गए उनके बारे में सभी वर्गों के अभिभावकों को जागरूक किया जाएगा। इसके लिए संगठन की ओर से पैम्पलेट्स बांटे जाएंगे। शिक्षा विभाग बेशक प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर एक बार फिर से लगाम लगाने की कोशिश में है। कहते हैं छात्र देश का भविष्य होते हैं, लेकिन जब इन छात्रों को शिक्षा के बदले फर्जी डिग्री मिले तो देश का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। प्रदेश में फर्जी डिग्री के नाम पर पैसों की वसूली का मामला सामने आया है। कैथल के साइमा पैरामेडिकल संस्थान पर शिक्षा के नाम पर फर्जी डिग्री देने का आरोप लगा है और यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि इस कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों ने लगाया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब छात्रों ने MPHW कोर्स के तहत नौकरी के लिए आवेदन किया। आवेदन में छात्रों की डिग्री फर्जी पाई गई और उनका चयन नहीं किया गया। हमारे 1,60,000 रुपए कोर्स के नाम के MPHW के और उसने हमारे जो डिग्री दी है वो जारी है। मामले को लेकर छात्रों ने संस्थान में कई बार शिकायत की, लेकिन छात्रों की सुनवाई नहीं हुई। आखिर संस्थान अपने फर्जीवाड़े पर सुनवाई कैसे करे, जिस पर छात्रों ने मामले की शिकायत CM विंडो में भी की, जिसके बाद अब ये मामला CIA पुलिस को रेफर कर दिया गया। हम थोड़ी जो DC रेट में पोस्ट लिखी थी कुछ 73 करनाल वगैरह भरे, हमने फॉर्म भरे। वहाँ पे हम चले गए। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे हमारी डिग्री देखी, वहाँ पे उसने बाहर फेंक दी। भैया तो कोई डिग्री नहीं जारी है, इनकी कोई वैलिड नहीं है इनका। छात्रों की CM विंडो में शिकायत के बाद शायद इंस्टीट्यूट पर कोई कार्रवाई हुई, लेकिन छात्रों के फर्जी डिग्री की वजह से 3 साल खराब हुए। जाहिर है छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ तो हुआ ही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि फर्जीवाड़ा करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई समय रहते आखिर क्यों नहीं होती। इसमें कुछ बच्चों की कंप्लेंट मेरे पास आई थी, जिसको मैंने अपने इकोनॉमिकल सेल में जांच के लिए भेजा हुआ है। उनका आरोप था कि हमारे को यहाँ पर एडमिशन दिया गया और जो डिग्री दी गई जब हमें Largest campus, more than 1,800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन,
हिले हिले जब मगन मगन बोपराई मोटर स्टार्टर, अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipments approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, Plot number 34, Gurgaon, Haryana. अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का नाम है ज्योतिष। ऊर्जा के स्तर को बदलने का नाम है वास्तु। कौन सा रत्न देगा जीवन में उन्नति और तरक्की? लाल किताब और वेदों के वो कौन से खास उपाय हैं जिनके माध्यम से बदला जाए आपके भाग्य के सितारों को? बताऊंगा मैं आचार्य प्रदीप ज्योतिष, वास्तु और लाल किताब के इस खास कार्यक्रम आपके सितारे में। सिर्फ हंगामे से नहीं होता मुद्दों का हल, शोर में दब जाता है सच। हर मुद्दे पर दीजिए अपनी राय। हम आपकी आवाज को बनाएंगे हरियाणा की आवाज। देखिए हरियाणा की आवाज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर। खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। देखिए दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें, खबर दिन भर में सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। पहले बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से किसान अभी उबर भी नहीं पाए थे कि सिवानी मंडी के देवसर फीडर नहर ने उनकी रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। नहर में क्षमता से ज्यादा पानी छोड़े जाने से नहर का पानी किसानों के खेतों तक पहुंच गया, जिससे उनकी 40 एकड़ की फसल तबाह हो गई। आसमान से बरसी आफत से बर्बाद हुई फसलों का गम किसान अभी पूरी तरह से भुला भी नहीं पाए थे कि सिवानी मंडी के किसानों पर एक और मुसीबत उस वक्त टूट पड़ी जब देवसर फीडर नहर टूटने से एक 40 एकड़ खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। किसानों का आरोप है कि नहर विभाग की लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है। क्षमता से ज्यादा पानी छोड़े जाने की वजह से नहर जवाब दे गई। कोई छड़ा वगैरह आ गया और नहर में पानी भी ज्यादा छोड़ दिया विभाग ने। नहर यहाँ कमजोर है काफी दिनों से और करीब 40 किले फसल खराब हो गई अभी, और एक के साथ में गरीब आदमी इसका मकान गिरने वाला है। गाँव में पानी, हाँ गाँव में भी अभी पानी बस 2 घंटे में गाँव में पानी घुस जाएगा। ट्यूबवेल नष्ट हो गया और ट्यूबवेल 4-5 ट्यूबवेल जिम्मेदार नष्ट हो गए और ये फसल भी खराब हो गई है। तो महकमे को या सरकार को इसका गरीब आदमियों को मुआवजा देना चाहिए। सूचना मिलने के बाद नहर विभाग के अधिकारियों ने पानी को पीछे से बंद करवाकर नहर को पाटने का काम तो शुरू कर दिया, लेकिन किसानों के मुआवजे दिए जाने की मांग पर कार्रवाई करने की बात कही। नहर रात को 2-3 बजे के बाद टूटी है, उसी टाइम पे पानी बंद करा दिया वहाँ से 7 रोड से। उसका इफेक्ट यहाँ 8-10 घंटे बाद आएगा। उसके बाद मशीन आ गई, मट्टी ढोना शुरू हो गया, ट्राली कट्टे आ गए और उसका कार्य शुरू कर दिया। तो पानी तो सब नहर में अब भी चल रहा है। नहर में ये तो जी 8-10 घंटे बाद इफेक्ट आया, 7 रोड से पानी बंद हो जाएगा। वहाँ से पूरा आएगा पानी। वो पानी तो जो इसके अंदर आ गया तो आएगा। तो जो किसानों को नुकसान हुआ है, जो मकान गिरा है, क्या उसका भी मुआवजा विभाग की तरफ से दिया जाएगा? जैसे जो कुछ कार्रवाई होगी, जो भी कानून के अनुसार होगा। फसल बर्बाद को लेकर किसान के चेहरे एक बार फिर से मुरझा गए। ऐसे में किसानों के इस बुरे वक्त में अगर सरकार ने मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ाया तो आने वाले दिनों में भुखमरी के चलते किसान आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो जाएंगे।
हरियाणा में गेहूं की कालाबाजारी का धंधा बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। सरकार गरीबों के लिए अनाज 2 रुपए किलो मुहैया करवाती है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस गरीब के लिए सरकार कई तरह की योजना चला रही है, वो असल मायनों में गरीबों तक पहुंचती ही नहीं। हरियाणा में कई डिपो होल्डर्स ऐसे हैं जो गरीबों का हक मार रहे हैं, जो गरीबों को मिलने वाले अनाज की कालाबाजारी कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ट्रकों की तस्वीर पलवल के लाखुवास गांव की, जहां पुलिस ने चोरी के गेहूं के ले जा रहे 2 ट्रकों को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि इन ट्रक में लगभग 700 बोरी गेहूं कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा था, जिसे पुलिस ने जब्त कर 2 चालक को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो ये गेहूं डिपो होल्डर्स ने गरीब लोगों को न देकर ज्यादा दाम में दूसरे लोगों को बेचा है। वहीं पुलिस ने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी को भी बुलाकर उसकी पहचान कराई है। थाना सोना पुलिस को एक मुखबरी मिली कि मेवात एरिया में अलग अलग जो बहुत सारे डिपो होल्डर्स हैं, जहां सरकार बीपीएल परिवारों के लिए 2 रुपये किलो का गेहूं जो देती है, वो 2 रुपये किलो वाला गेहूं कुछ लोगों को, वो जो डिपो धारक हैं, वो 5 रुपये किलो या 6 रुपये किलो में उनको वापस बेच रहे हैं। जो इस तरह का धंधा करते हैं सरकारी गेहूं को बेचने का, उनमें से प्रवीण जो हैं, ये 2014 में भी एक इस तरह के गेहूं के मामले में FIR दर्ज हुई थी इनके खिलाफ। तो अभी इन्वेस्टिगेशन वो सोना थाना वाली पुलिस करेगी, तो जो जांच कार्रवाई होगी वो करेगी। हरियाणा में गरीबों का हक मारने का कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन पुलिस ना तो ऐसे मामलों पर अब तक लगाम लगा सकी और न ही सरकार। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कब तक गरीबों का हक ऐसे ही मारा जाएगा? कब तक डिपो होल्डर्स अनाज की कालाबाजारी करते रहेंगे? आखिर सरकार ऐसे मामलों को लेकर ठोस कदम क्यों नहीं उठाती? ये सारे सवाल हैं जिसे प्रशासन से लेकर सरकार को सोचने की जरूरत है। अंबाला में हरियाणा राज्य पैरालंपिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं से खिलाड़ी थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश को खिलाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा ने कई नामी खिलाड़ी देश को दिए, लेकिन जब बदले में खिलाड़ियों की सुविधा की बात आती तो ये खिलाड़ी उन सुविधाओं को लेने से वंचित रह जाते हैं। जी हाँ, प्रदेश में अंबाला शहर में हरियाणा राज्य पैरालंपिक का आगाज हो गया है। कई नामी खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधा सरकार के दावों की पोल खोल रही है। तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इन टैलेंटेड खिलाड़ियों के लिए सरकार की तरफ से कैसी सुविधा दी जा रही है। इन खिलाड़ियों के लिए रैंप की कोई सुविधा नहीं की गई, इन्हें खुद सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। रैंप नहीं है तो मतलब रिक्वायरमेंट की है हम लोगों ने, अभी ये कहते हैं। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने नई खेल नीति तो बनाई, लेकिन ये खिलाड़ी उन नीति में भी खामियां बता रहे हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि सरकार की नई खेल नीति अच्छी है, लेकिन नौकरी के मामले में कुछ खामियां जरूर हैं। नई खेल नीति काफी अच्छी आई है, लेकिन उसमें हमें जॉब को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। जैसे जर्नल में कोई प्लेयर खेलता है नेशनल, उसके बेस पे उसे नौकरी मिलती है, लेकिन पैरा में जब इंटरनेशनल भी खेलते हैं तो जब नौकरी नहीं मिल रही अब तक। खिलाड़ियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की गई, लेकिन हैंडीकैप्ड खिलाड़ियों के लिए रैंप की व्यवस्था न करना इनके लिए परेशानी बनी। जब इसी बाबत अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि रैंप की शिकायत खिलाड़ियों ने की है, उसे जल्द दूर किया जाएगा। मेडिकल फैसिलिटीज आ जाएगी और इनके अपने बंदे भी आते हैं, किसी का सारा कुछ कर देंगे, जो होगी दिक्कत तो कर देंगे। अभी तो आ रहे हैं खिलाड़ी। इस मामले ने सरकार के दावों की पोल एक बार फिर से खोल कर रख दी है। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी इन खिलाड़ियों की समस्याओं को दूर किया जाता है। हरियाणा न्यूज के लिए अंबाला से कमलप्रीत की रिपोर्ट। इस मामले ने सरकार के दावों की पोल एक बार फिर से खोल कर रख दी। सोनीपत के बैडमिंटन खिलाड़ी केतन चहल प्रदेश के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने ऑल इंडिया रैंकिंग नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। आपको बता दें, साल 2007 में केतन ने पहली बार स्टेट चैंपियनशिप अंडर 13 खेला था, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खेलों की वजह से ही अब केतन चौहान का चयन भारतीय रेलवे में हो चुका है। केंद्र सरकार ने देश भर में 17 नए मेगा फूड पार्क को मंजूरी दी है, जिसमें प्रदेश के हिस्से में 2 फूड पार्क आए। सूबे के सोनीपत और पानीपत में इन फूड पार्कों का निर्माण किया जाएगा, जिसकी जानकारी विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन सीएम खट्टर ने सदन में दी। फूड पार्क बनाने के लिए 2000 करोड़ की लागत का अनुमान है, जिसमें 850 करोड़ केंद्र की ओर से दिए जाएंगे। वहीं पार्क में फैक्ट्रियां लगाने वाली कंपनियां यहां 4000 करोड़ का निवेश करेंगी।
हर पार्क में 40-50 यूनिट लगाई जाएंगी, जिससे 80,000 लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ फूड पार्क से 5 लाख किसानों को भी लाभ होगा। फूड पार्क योजना के जरिए सूबे में रोजगार तो बढ़ेगा ही, साथ ही किसानों को फसलों के उचित दाम भी मुहैया हो सकेंगे। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का नाम है ज्योतिष। ऊर्जा के स्तर को बदलने का नाम है वास्तु। कौन सा रत्न देगा जीवन में उन्नति और तरक्की? लाल किताब